हिंदुस्तान का लोकतंत्र जेल की सलाखों के पीछे बंद हो गया था। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, ये हिंदुस्तान के आज के बनने की कहानी की, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कल युग था। ये कैसे हो गया? चलिए शुरुआत करते हैं 1975 से। 26 जून सुबह 3 बजे। सिद्धार्थ, स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो कि इमरजेंसी क्या है। ये सुनो जरा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदु, हम इसे ऐसा करते हैं। सुबह के 3 बजे तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस टू नेशन या राष्ट्र के नाम संदेश को तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मीटिंग खत्म हो गई। प्रधानमंत्री निवास के गलियारे में गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। रे साहब, आपको पता चला? सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। अभी अखबार छप ही नहीं सकता। नहीं नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। यह अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। रे साहब, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। कल अखबार क्या, कल हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। मैं चलता हूं। सिद्धार्थ शंकर रे कुछ मिनट पहले तक प्रधानमंत्री के साथ थे। इमरजेंसी कैसे और क्यों लगाई जाएगी, इन बातों पर प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे थे। गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की बातों से हैरान रे वापस प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी का इंतजार करते रहे, लेकिन 20 मिनट के बाद इंदिरा गांधी नहीं, उनके 28 साल के बेटे संजय गांधी बाहर आए और पूछा, क्या बात है? अब सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे और संजय गांधी के तौर तरीकों से नाखुश थे। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा, ये जब सब कुछ जो मैं सुन रहा हूं ये सही है क्या? संजय गांधी ने उनकी तरफ कड़ी नजर से देखा और कहा, आप लोग नहीं जानते सरकार चलाना। क्या बात है सिद्धार्थ? अभी अभी मैंने सुना है कि प्रेस की बिजली काट दी गई है, जिससे कि अखबार ना निकल सके। हाई कोर्ट को बंद किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, तुम बैठो, मैं देखती हूं। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के दोस्त थे। रे ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर को बताया कि कुछ देर बाद इंदिरा लौटी, तब उनकी आंखें लाल थीं और वो बिल्कुल रुआंसी सी थी। सिद्धार्थ, अखबारों की बिजली नहीं काटी जाएगी और सभी हाईकोर्ट भी खुलेंगे। अगले दिन हाईकोर्ट तो खुले, लेकिन इक्का दुक्का अखबार ही निकले। मतलब था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जगह कोई और फैसले ले रहा था। बहरहाल
26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई। मीटिंग के लिए आए मंत्रियों को अंदाजा नहीं था कि 6 घंटे में देश कितना बदल गया है। इंदिरा गांधी के लगभग 15 मंत्री कैबिनेट रूम में मौजूद थे। उन्हें पता नहीं था कि मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी। थोड़ी देर बाद इंदिरा गांधी गृह राज्य मंत्री ओम मेहता के साथ दाखिल हुई। इमरजेंसी लगा दी गई है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और भी कई लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छोटे से बयान के बाद कमरे में खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने एक सवाल पूछा। मैडम प्राइम मिनिस्टर, इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है जी? 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो लगी हुई है। एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश के अंदरूनी हालात पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कैबिनेट मीटिंग में लगभग 15 मंत्री थे, लेकिन किसी ने भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर यह लग रही पाबंदियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद होते देख, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को बर्बाद होते देख एक आवाज नहीं उठी, एक चू नहीं हुई। 15 मिनट में ये इमरजेंसी और उसके साथ जुड़े हुए कानून, ये आपातकाल और उसके साथ जुड़े हुए कानून को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया 15 मिनट में। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने कैबिनेट में मौजूद कई मंत्रियों से इस बारे में बातचीत की थी। उस कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह दहशत होती है ना, उस तरह वो मिनिस्टर बैठे थे, कोई नहीं बोला। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल तब सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री थे। कैबिनेट मीटिंग के बाद दूसरे कमरे में मौजूद संजय गांधी से उनकी मुलाकात हुई। गुजराल के साथ शिक्षा मंत्री नूरुल हसन भी मौजूद थे। नूरुल जी, यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े जितने भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं, उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पे जो भी न्यूज जाएगी उसे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक ये न्यूज रिपोर्ट रेडियो और दूरदर्शन दिखा न दे, उसे कोई नहीं देख सकता। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसे मैं भी नहीं देख सकता। ये बातचीत चल ही रही थी कि इंदिरा गांधी वहां आ गई। उन्होंने गुजराल की बात मान ली, लेकिन एक बात और कही जिससे साफ हो गया कि सरकार कौन चला रहा है। आप ऐसा कीजिए, एक ऑफिसर रख लीजिए जो ब्रॉडकास्ट से पहले न्यूज रिपोर्ट्स को प्रधानमंत्री निवास पर लेकर आए। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place, and he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, "I want to see the news bulletins." So I told him that cannot be done. News bulletins are shown, are made public only after broadcast. Prior to that, even I'd never see them. इंद्र कुमार गुजराल घर लौटे, लेकिन उन्हें फिर से प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। जब गुजराल पहुंचे तब तक प्रधानमंत्री दफ्तर जा चुकी थी। गुजराल की मुलाकात संजय गांधी से हुई। प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पे क्यों नहीं चला गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपने तमीज से बात करनी चाहिए। आपकी उम्र मेरे बेटे से भी कम है। गुजराल समझ गए कि वो मंत्री तभी रह सकते हैं जब संजय गांधी जो कहें वही किया जाए। उन्होंने इस्तीफा देने की सोची, लेकिन वो इस्तीफा देते उससे पहले उनका मंत्रालय बदल दिया गया। गुजराल तो मंत्री थे, लेकिन बाकी के देश का क्या? जिस भाषण के लिए संजय गांधी और इंदर कुमार गुजराल के बीच कहासुनी हुई, उसे लोगों ने तब सुना जब 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे समाचार सुनने के लिए रेडियो ट्यून किया और आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों,
राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश रेडियो के जरिए 26 जून 1975 की सुबह सुना गया। तब पता चला कि देश में इंटरनल इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दी गई है। बीते 8 घंटों में हिंदुस्तान में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया। संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसका मतलब यह था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वही बातें लिखी पढ़ी जा सकती थीं जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। इमरजेंसी के एक महत्वपूर्ण किरदार और नामी वकील शांति भूषण का कहना है कि आम लोगों के लिए कानून का सहारा खत्म हो गया था। जब इमरजेंसी लगी हुई हो तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं नागरिकों के और 21 जो जीने का और फ्रीडम का अधिकार देता है, ये दोनों इमरजेंसी में ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा गया सरकार की तरफ से, अगर किसी निर्दोष को गोली भी मार दे सरकार बिना किसी कारण के, तो भी उसका कोई अधिकार नहीं छीन सकता, क्योंकि जीने का अधिकार तो धारा 21 देती है। और वही जब छिन गया है इमरजेंसी में, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको क्यों गोली मारी, मेरी जान क्यों ली, या मुझको जेल में क्यों बंद किया। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में वो सारी बातें कही जिसकी तैयारी उन्होंने सुबह 3 बजे तक की थी। वो साफ लफ्जों में इमरजेंसी और उसकी वजहों को लोगों को समझाना चाहती थी। उन्होंने कहा, सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। एक जना तो इस हद तक, एक जना तो इस हद तक, वो जना और कोई नहीं, वो श्री जयप्रकाश नारायण थे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। वही जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी को मेरी प्यारी इंदु कहकर सलाह देते थे। वही जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त देश के सबसे माननीय, सबसे बड़े नेता थे। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने कभी भी कुर्सी के लिए राजनीति नहीं की। तो क्या वही जयप्रकाश नारायण वो जना थे जो अब हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? इमरजेंसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे लगा, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी पे लगा सबसे काला गहरा धब्बा है। तो इसके जिम्मेदार कौन थे? जयप्रकाश नारायण या खुद इंदिरा गांधी या फिर उनके बेटे संजय गांधी? इमरजेंसी की असली वजह कौन है? इंदिरा गांधी, संजय गांधी या जयप्रकाश नारायण? इस सवाल का जवाब 1971 में मिल सकता है। इस साल हुए चुनाव में इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे ने विपक्ष को धूल चटा दी। इसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में
भारत को बड़ी कामयाबी मिली। इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा को भी समय से पहले भंग करवा दिया और इन राज्यों में भी चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इन चुनावों में इंदिरा की कांग्रेस को जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर देश के हर राज्य में इंदिरा की कांग्रेस का कब्जा था। इंदिरा गांधी लोकप्रियता के शिखर पर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 लोकप्रिय फैसलों पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी हाथों में लेने और पुराने राजा महाराजाओं को मिलने वाली सरकारी पेंशन को खत्म करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सरकार के इन दोनों फैसलों को गलत ठहराया था। इंदिरा गांधी के उठाए गए कदमों का सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में पलट देता था, तो सरकार या संसद और न्यायपालिका की टकराहट भी उस दौर में हो रही थी। पॉपुलैरिटी के शिखर पर सवार इंदिरा ने जवाब में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने की ठान ली। नतीजा था संविधान का 24वां और 25वां संशोधन। 5 नवंबर 1971 को 24वां संशोधन लाया गया। इसमें कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान की मूल भावना भी क्यों न बदल जाए। 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गोलकनाथ केस के फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान के मौलिक अधिकारों में बदलाव लाने का अधिकार नहीं है। गोलकनाथ केस में यह कहा गया कि पार्लियामेंट का जो अधिकार है संविधान को संशोधित करने का, वो असीमित अधिकार नहीं है। वो फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकती है संसद। उसको बदलने के लिए संविधान का 24वां संशोधन लाया गया था और उसके तहत ये कर दिया गया कि अगर इस तरह का परिवर्तन अगर संविधान में पार्ट 3 में जिसको फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करते हैं तो शायद उसको अमेंड किया जा सकता है, उसका अधिकार संसद को होगा। ऐसा ही अमेंडमेंट लाया गया था। 1972 के अप्रैल महीने में 25वां संशोधन लाया गया। इससे बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स जैसे मुद्दों पर सरकार जो कानूनी लड़ाई हार चुकी थी उसे पलट दिया गया। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है और इसी केस के साथ शुरू हुआ वो सफर जो इमरजेंसी की तरफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और आखिरी बार 13 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और 24 अप्रैल 1973 को 7 बनाम 6 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान के बदलाव के असीमित अधिकार नहीं हैं और वह संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे संविधान को बदलने की इंदिरा की कोशिश असफल रही। केशवानंद भारती ने ओवर रूल किया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं। सिर्फ यह है कि पहचान संविधान की जैसी है सेकुलर। फॉर इंस्टेंस सेकुलर है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में बराबरी, उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। उसमें अगर आप बदलाव लाएं और ये कहें कि नहीं मेजॉरिटी के ही हित में हर काम किया जाएगा, माइनॉरिटी का कोई अधिकार नहीं होंगे हिंदुस्तान में, तो ये संविधान की पहचान को बदल देगा। इस तरह से कुछ मूलभूत ऐसी चीजें हैं जो एक संविधान को एक पहचान देती है। उस पहचान को आप नहीं खत्म कर सकते। अब इंदिरा गांधी क्या कर? सरकार तो इंदिरा गांधी की ही थी, संसद में बहुमत उनका था, मेजॉरिटी उनकी थी। देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी भी उन्हीं के थे, क्योंकि उनको कुर्सी तक पहुंचाने में इंदिरा गांधी की भूमिका थी। लेकिन जुडिशरी इंदिरा गांधी की नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस रोक ने उन्हें परेशान कर दिया था। अब इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पे अपना कब्जा चाहती थी। वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो, सरकार के फैसलों की तरफ हो। उसको उन्होंने एक नाम दिया, उसे वो कमिटेड जुडिशरी कहती, जिसमें जुडिशरी पाबंदी ना डाले। लिहाजा इंदिरा गांधी ने एक
ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में आज भी सोचना मुश्किल है। चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी इस चर्चित केशवानंद भारती केस पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद रिटायर हो गए। परंपरा के मुताबिक सीनियरिटी में उनके बाद आने वाले जस्टिस जे.एम. शेलत को भारत का चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस बने जस्टिस ए.एन. रे, वो भी 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके, सुपरसीड करके। ऐसा चयन करिए कि जो आपके हित में काम करे, आपके अंगूठे के नीचे हो, ये उनको राय दी गई। जब तक आप इस तरह से ऐसे जजेस को बनाने में और चीफ जस्टिस बनाने में जो आपके अंगूठे के नीचे हो और जो आप कहें वो करने के लिए नहीं तैयार हो, तब तक आप पूरा अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये उनको राय दी गई जो उन्होंने गलत मान ली। जस्टिस ए.एन. रे ने न सिर्फ केशवानंद भारती केस बल्कि प्रीवी पर्स का मामला हो या बैंक नेशनलाइजेशन का, हर मुद्दे पर उन्होंने अपने फैसले में सरकार के पक्ष में फैसले किए। जस्टिस ए.एन. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने के विरोध में उनसे सीनियर 3 जजों ने इस्तीफा दे दिया। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी सरकार के इस कदम से नाराज थे। आजादी की लड़ाई के बड़े नायक जयप्रकाश नारायण को लोग जेपी भी कहा करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। जेपी जजों की नियुक्ति में इंदिरा गांधी सरकार की मनमानी का विरोध कर रहे थे और जब सरकार का रवैया नहीं बदला तो जेपी ने सभी सांसदों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। सीधी बात यह है कि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति अगर पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में होगी, जैसा कि अभी है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। अब मैं छात्रों और आम जनता के आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। जयप्रकाश नारायण के इन बयानों से इंदिरा गांधी के विरोधियों को एक नई आवाज मिली, एक नया जोश मिला और एक बहुत बड़े नेता मिले। इससे पहले 1942 में जयप्रकाश नारायण अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो के आंदोलन में सड़कों पर आए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की पॉलिसीज के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन करने वाले थे। इंदिरा गांधी ने यह बात बहुत पर्सनली ली और उन्होंने उन्हीं जयप्रकाश नारायण को, जो उन्हें मेरी प्यारी इंदिरा कहकर बोलते थे, उन्हीं के ऊपर सीधा तीर छोड़ा। एक ऐसा जना जो पैसे वालों से मदद लेता है, उनके साथ रहता है, संपर्क में रहता है, वो भ्रष्टाचार और करप्शन के बारे में कैसे बात कर सकता है? गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे, गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए, उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहे, लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है, शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को? देश की राजनीति अब 2 व्यक्तियों के चारों तरफ घूमने लगी थी। एक इंदिरा थी और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। इस पूरे समीकरण में कोर्ट कचहरी का भी दखल शुरू हो गया। दरअसल इमरजेंसी के पीछे अदालतों के फैसले को बड़ी वजह माना जाता है। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन रायबरेली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। राज नारायण के वकील थे शांति भूषण। इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव जीतने के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उन चीज़ों को करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यशपाल कपूर जो इनके सचिव थे और इन्होंने कहते हैं बाद में इस्तीफा दिया, तो वो गजेटेड ऑफिसर थे सरकार के और वो काम नहीं कर सकते थे किसी
कैंडिडेट के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा देने से पहले ही इनके लिए काम करना शुरू कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्हें काफी सख्त जज माना जाता था। सवाल था कि क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला ले सकेंगे। देखो, जिस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंदर आए उस वक्त कोई भी सुरक्षाकर्मी, चाहे वो सुरक्षा के लिए तैनात हो, उपस्थित नहीं होना चाहिए। अदालत में जब प्रधानमंत्री प्रवेश करें तो कोई भी व्यक्ति खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करेगा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के आदेश पर ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत में हाजिर होना था। दिन था 18 मार्च 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसी दिन अदालत में पेश हुई। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। ऐसे माहौल में एक दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DS माथुर पहुंचे जस्टिस सिन्हा के घर। देखिए, मैं आपसे एक बात करने के लिए आया था। आपका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंसीडर किया जा रहा है, और जैसे ही आप राजनारायण वाले मामले में फैसला सुना देंगे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की घोषणा कर दी जाएगी। भारी दबाव के बीच जस्टिस सिन्हा के कोर्ट में 23 मई 1975 को सुनवाई पूरी हो गई और उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया और आखिरकार 12 जून 1975 का दिन आ गया। यह दिन फैसले का था। I shall read out only my findings on the various issues involved in the case. The petition is allowed. Oh no! मैडम, they have unseated you. 6 साल के लिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस समय कोई ये चीज उम्मीद नहीं करता था कि किसी हाई कोर्ट का जज प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का फैसला देगा। उन्होंने इंदिरा जी का जो रायबरेली से जो उनका चुनाव था उसको उन्होंने अवैध करार दिया था। 25 जून को दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां इकट्ठा था। जयप्रकाश नारायण इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जेपी का भाषण सुनने उस समय इस रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे, भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा, इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में लाखों लोगों के सामने जेपी ने फौज और पुलिस को कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो वो उसे न माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो। जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के ज़माने में। उनको आशंका थी कि ये कोई असंवैधानिक काम न करे, और जब वो पुलिस का उसमें उल्लेख करते थे तो उसी को उन्होंने सरकार ने, शासन ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो बगावत फैलाना है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात महज 20 मिनट तक चली। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके राष्ट्रपति अहमद भी इंदिरा गांधी और रे की बातों से सहमत हो गए और तय हुआ कि आपातकाल घोषित करने संबंधी आदेश का ड्राफ्ट और इस सिलसिले में इंदिरा गांधी का अनुरोध पत्र राष्ट्रपति को लिखित तौर पर भिजवा दिया जाए।
रात के 11:20 हो रहे थे। इंदिरा गांधी के सचिव R.K. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जैसे ही इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पर दस्तखत किए, वैसे ही हिंदुस्तान का लोकतंत्र इंदिरा गांधी की मुट्ठी में बंध गया और हुआ वही जिसका सबको डर था। हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मैं नहीं था उस दिन, मैं रवाना हो चुका था प्रातःकाल 25 को बेंगलोर के लिए। बेंगलोर में हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, जिसके लिए वाजपेयी जी तो पहले ही चले गए थे। एक दिन या 2 दिन पहले 4-5 बजे की बात होगी जब मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं। 25 जून 1975 की रात के 2:30 बजे थे। जेपी रामलीला मैदान की रैली से थक कर लौटे थे और दिल्ली के इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान में कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात के 2:30 बजे जेपी को जगाया गया। देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता को आजादी के बाद एक बार फिर गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी थी, इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान से। बाबूजी उठिए, पुलिस वाले हैं। आइए सर, हम आपको लेने आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए। ठीक इसी वक्त दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली चली गई। इसी इलाके में ज्यादातर अखबारों के दफ्तर थे। अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस थी। अखबारों की प्रिंटिंग रुक गई, अखबार नहीं निकल पाए। इसका कारण खुद इंदिरा गांधी ने देश के नाम संदेश में बताया। इससे कई अखबार गलत खबरें जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय यह है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। चारों तरफ बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो रही थी। मुरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जेपी को गांधी पीस फाउंडेशन से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरजेंसी लगा दी गई है। कैबिनेट ने मिनटों में बिना बहस के भारत के भविष्य को इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दिया और फिर देश को इसके बारे में बताया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 25 जून के कुछ बाद तक सब कुछ सामान्य नजर आने लगा। ट्रेन समय पर चलने लगी, सरकारी दफ्तरों में अफसर समय पर आने लगे। गांधीवादी विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व कह डाला। दूसरी तरफ रैलियों और सरकारी नीतियों का विरोध बंद हो गया। विरोध होते भी तो कैसे? सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले छोटे बड़े 13,000 से ज्यादा लीडर जेल में थे। कुल 1,10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए। सरकार का विरोध करने वालों को कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार लोगों को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ना ही अपील हो सकती थी और ना ही सुनवाई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय गांधी के हाथों में सत्ता चली गई थी। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पहला काम संजय गांधी ने प्रेस सेंसरशिप का किया। इसका विरोध करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल का मंत्रालय 3 दिन के भीतर बदल दिया गया। नए मंत्री थे वीसी शुक्ल,
अब वही कहा या लिखा जा सकता था जिसकी इजाजत सरकार दे। संजय गांधी ने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया। वयस्क शिक्षा, दहेज प्रथा का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन और जाति प्रथा उन्मूलन के अभियान शुरू किए गए। ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग अपने आप को लीडर कहते हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग का विरोध कर रहे हैं। किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का लीडर अगर फैमिली प्लानिंग का विरोध करता है तो वो लीडर नहीं है। संजय गांधी की नीतियां देश के लिए जरूरी थीं या नहीं, इस पर आज भी बहस होती है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में संजय गांधी का 5 सूत्री कार्यक्रम रहा। एक तरफ जहां ज्यादातर बुद्धिजीवी इसका विरोध कर रहे थे, वहीं खुशवंत सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार न सिर्फ संजय के पक्ष में थे, बल्कि वो इमरजेंसी को भी सही मानते रहे। ऐसे माहौल में अचानक इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी। राजनीतिक कैदियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, प्रेस वालों को और उन सबको जिन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था और उनको कैद कर दिया था, उन सबको आजाद कर दिया। पॉलिटिकल रैलीज पे पाबंद हटा दिए गए और अचानक इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। लेकिन वो 19 महीने की इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, उसका जवाब कौन देता? और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी से पहले जो जो किया, उसका जवाब जनता ने कैसे दिया?